Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear friends. Here is another topic from chapter number 4 fertilization from developmental biology for BS zoology and MS zoology students. And today topic for discussion is how to avoid polyspermy and the regulation of sperm entry into the egg. Is that clear? तो डियर फ्रेंड्स बेसिकली हम ये देखेंगे कि जो पोलीस्पर्मी है जब एक से ज़्यादा जो स्पर्म सेल्स हैं वो एग को फर्टिलाइज करेंगे तो उसके नतीजे में किस तरह से एबनॉर्मल डिवीजन होगी और एबनॉर्मल डिवीजन के नतीजे में किस तरह से एक सेल से 4 सेल्स बनेंगे और जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं वो किस तरह से डिस्टर्ब हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। डियर फ्रेंड्स पॉइंट नंबर 1, अगर हम स्पर्म और एग सेल के अंदर स्पर्म और एग की एंट्री की बात करते हैं और इनके रेगुलेशन प्रोसेस की बात करते हैं तो डियर फ्रेंड्स आपको सिर्फ एक चीज़ याद रखनी है, वो ये है कि जो स्पर्म होगा स्पर्म से सिर्फ दो चीज़ें आने वाली हैं। कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं? एक तो डियर फ्रेंड्स स्पर्म से आएगा हैप्लॉइड न्यूक्लियस। स्पर्म क्या चीज़ प्रोवाइड करेगा? स्पर्म प्रोवाइड्स द हैप्लॉइड न्यूक्लियस। और जो सेकंड चीज़ स्पर्म प्रोवाइड करेगा वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ साथ डियर फ्रेंड्स स्पर्म प्रोवाइड करेगा हमारे पास सेंट्रियोल्स। क्या चीज़ें प्रोवाइड करेगा? हैप्लॉइड न्यूक्लियस एंड अ सेंट्रियोल्स दैट इज प्रोवाइडेड बाय द स्पर्म। अब स्पर्म ने ये दो चीज़ें प्रोवाइड कर दी। अब ये जो है अप्लाइड न्यूक्लियस होगा नॉर्मल नॉर्मल जो प्रोसेस होता है ना, ठीक है, रेगुलेशन का, उसमें क्या होता है कि जो अप्लाइड न्यूक्लियस होता है, अप्लाइड न्यूक्लियस का मतलब 1n जो होगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि ये 1n हो। अप्लाइड न्यूक्लियस का मतलब ये होता है कि जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ होने चाहिए। तो मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ इसको। सिर्फ जो हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड न्यूक्लियस, वो 1n होता है ह्यूमंस का। ये असल में क्रोमोसोम्स नंबर का थोड़ा सा डियर फ्रेंड्स ये चेंजेस आती हैं। ठीक है, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप ये वाकई में समझना चाहते हैं कि यहाँ पर मैंने 1n क्यों नहीं लिखा है अप्लाइड के लिए, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा न्यूक्लियस वाला। ठीक है, शायद इसी जो आपका यही चैनल है, इस चैनल पे अपलोडेड है, या फिर हादी बायोलॉजी जो 20 वाला चैनल है में भी वहाँ पे अपलोडेड है। तो उस क्रोमोसोम, वो जो न्यूक्लियस वाला टॉपिक है उसके अंदर एक सब टॉपिक आएगा क्रोमोसोम्स। तो जो क्रोमोसोम्स के नंबर हैं, किस तरह से हम अप्लाइड और डिप्लॉइड वगैरह करते हैं चीज़ों को, वो सारा वहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन है। ठीक है, तो आपको सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है कि जो हैप्लॉइड न्यूक्लियस होगा स्पर्म का, वो हैप्लॉइड न्यूक्लियस के साथ अटैच होगा किसके? एग सेल के, जिसके नतीजे में हमारे पास एक जाइगोट बनेगा, फर्टिलाइज्ड एग होगा। और वो हमारे पास क्या होगा? वो आपने कहना है कि डिप्लॉइड जाइगोट बन जाएगा। और डिप्लॉइड जाइगोट का मतलब कि जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या हो जाएंगे? पूरे हो जाएंगे। डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा जिसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कंप्लीट सेट्स की फॉर्म के अंदर क्या होंगे? प्रेजेंट्स होंगे। तो ये हो गया हमारे पास एक जनरल नॉर्मल सा प्रोसेस। अब डियर फ्रेंड्स आपको ये चीज़ एमसीक्यू में पूछी जा सकती है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब हम जो मेन चीज़ देखने वाले हैं वो है पोलिस्पर्मी। व्हाट इज पोलिस्पर्मी? पोलिस्पर्मी का मतलब ये होता है कि जब एक से ज़्यादा जो स्पर्म है, पोली का मतलब होता है मैनी, स्पर्मी का निकला मतलब है स्पर्म से, जब एक से ज़्यादा जो स्पर्म्स हैं वो अटैच हो जाते हैं एग के साथ, यानी कि अटैचमेंट ऑफ मल्टीपल स्पर्म्स टू द एग इज नोन एज अ पोलीस्पर्मी। यानी कि मल्टीपल स्पर्म, मल्टीपल स्पर्म्स इनटू एग इज नोन एज पोलीस्पर्मी। अब डियर फ्रेंड्स होना इस तरह चाहिए था कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, सपोज दैट, फर्स्ट करें, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये आ गया मेरे पास न्यूक्लियस जिसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस दोनों के मिल चुके हैं, और यहाँ पे डियर फ्रेंड ये मौजूद है मेरे पास सेंट्रियोल। ठीक है, अब ये जो सेंट्रियोल है ये सेंट्रियोल डिवाइड होगा। सेंट्रियोल के डिवाइड होने से एक सेंट्रियोल इधर चला जाएगा, एक सेंट्रियोल इधर चला जाएगा। यानी कि जो सेंट्रियोल्स होते हैं डियर फ्रेंड्स वो बाइपोलैरिटी प्रोड्यूस कर देते हैं। बाइपोलैरिटी प्रोड्यूस करने का मतलब ये है कि सेल को दो पोल्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड क्या होता है कि जितने भी क्रोमोसोम्स होते हैं वो दरमियान वाला जो सेक्टर होगा यहाँ पर मौजूद होंगे। एज अ रिजल्ट क्या होता है? एज अ रिजल्ट डियर फ्रेंड मैं यहाँ पे 3 क्रोमोसोम बना रहा हूँ, तो एक जो होगा पोर्शन एक साइड पे चला जाता है और जो दूसरा पोर्शन होता है वो दूसरी साइड पर चला जाता है, और नॉर्मली तौर पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो डिवाइड हो जाते हैं। लेकिन डियर फ्रेंड्स पोलीस्पर्मी का जो केस होता है वो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये केस डिफरेंट क्यों होता है? क्योंकि देखें, एक स्पर्म ने उसको फर्टिलाइज किया। फर्टिलाइज करने का मतलब यह है कि फर्ज करें अगर इस स्पीशी के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो है 20, यानी कि इनका जो डिप्लॉयड सेल है, डिप्लॉयड सेल में कितने क्रोमोसोम है? 20 हैं। और इनका जो हैप्लॉयड सेल है, हैप्लॉयड सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 10 है। फर्ज करें हमने एक स्पेशली जिसके डिप्लॉयड के अंदर क्या है, जिसके डिप्लॉयड सेल में क्रोमोसोम्स हैं 20, हैप्लॉयड में कितने? 10। अब यहाँ पर दरमियान में कितने क्रोमोसोम आने चाहिए? 20 आने चाहिए, यानी कि 10 जो आएंगे वो एग से आएंगे, 10 आएंगे स्पर्म से। अब मेन जो चीज़ है समझने वाली वो ये है कि जब एक स्पर्म ने जाके फर्टिलाइज कर दिया तो 10 पहले क्रोमोसोम किसके? एग के, 10 आगे दोबारा स्पर्म के, फिर दूसरे स्पर्म ने किया तो फिर कितने आ गए? 10 आ गए। तो टोटल क्रोमोसोम कितने हो गए? 30 हो गए। अब क्रोमोसोम तो 30 हो गए हैं,
यानी कि एक ही तरह के कितने क्रोमोसोम्स सेल के अंदर पाए जाते हैं? सेल के अंदर अब एक ही तरह के 3 क्रोमोसोम आ गए हैं, लेकिन हम कहते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो जोड़े की शक्ल में होमोलोगस पेयर्स की फॉर्म के अंदर इस तरह से मौजूद होते हैं सेल के अंदर। लेकिन अब एक ही तरह के जो 3 क्रोमोसोम हैं वो एक ही सेल के अंदर पाए जाते हैं। इज़ दैट क्लियर? तो अब आपको समझने वाली चीज़ ये है कि डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखें, एक सेंट्रीओल आया मेल से, मेल के पहले स्पर्म से। उसने क्या किया डियर फ्रेंड्स, उसने आके बाइपोलैरिटी प्रोड्यूस कर दी, यानी कि एक इधर चला गया, दूसरा इधर वाली साइड पे आ गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, दूसरा जो स्पर्म है, जब दूसरे स्पर्म ने फर्टिलाइज किया तो उसका भी जो सेंट्रीओल है वो डिवाइड हुआ, उसने भी क्या किया, उसने भी जाके फिर दो में डिवाइड होकर बाइपोलैरिटी प्रोड्यूस करने की कोशिश की। अब दो पूल इसने बना दिए, जो पहले स्पर्म के सेंट्रीओल है उसने दो पूल बना दिए। जब दूसरा स्पर्म आके अटैच हुआ उसने भी कितने पूल बना दिए, उसने भी डियर फ्रेंड्स दो पूल बना दिए। अब इसके नतीजे में क्या होगा, जो जो स्पिंडल फाइबर्स होंगे डियर फ्रेंड्स, वो यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे, यहाँ से भी निकलेंगे और इधर वाली साइड से भी निकलेंगे। अब इसका जो नतीजा है वो बहुत ही अजीब किस्म का है, क्योंकि हो सकता है कि कोई जो साइड होगी, किसी साइड पर जो क्रोमोसोम्स हैं डियर फ्रेंड्स वो ज़्यादा चले जाएँ, हो सकता है किसी साइड पर जो क्रोमोसोम्स की है वो पूरी कॉपी चले जाए, हो सकता है किसी साइड पर जो क्रोमोसोम है वो हाफ चला जाए। इज़ दैट क्लियर? हो सकता है, यानी कि हो सकता है कि अब होगा इस तरह से कि एक सेल से कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। यानी कि एक सेल यहाँ पे बन जाएगा इस तरह से, दूसरा सेल यहाँ पे बनेगा और जो तीसरा सेल होगा डियर फ्रेंड वो ये बन गया, चौथा सेल ये बन गया। यानी कि एक सेल से टोटल कितने सेल बनेंगे? 4 सेल बनेंगे। और इन 4 सेल में से किसी की भी गारंटी नहीं है कि कौन सा सेल ऐसा होगा जो कंप्लीट जो सेट है उसको रिसीव करेगा, और कौन सा ऐसा सेल है जो कि कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स को हासिल करने से पीछे रह जाएगा। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जब पॉलीस्पर्मी होगी तो पॉलीस्पर्मी के नतीजे में ये वाले आपको नताइज का सामना करना पड़ सकता है, जिसके नतीजे में डियर फ्रेंड्स क्या होगा कि ये जो सेल होंगे ये अब नॉर्मल सेल्स होंगे। तो एबनॉर्मल सेल्स जो होंगे वो मजीद डिवाइड होने के काबिल नहीं होंगे और उनकी क्या हो जाएगी डियर फ्रेंड्स, डेथ हो जाएगी। आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ना, आज ही पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये है कि हम किस तरह से जो पॉलीस्पर्मी का प्रोसेस है, यानी कि ये वाला जो प्रोसेस है, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। इज दैट क्लियर?